गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम जयदेव है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने आरएस इंटरव्यू का एक जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे इंटरव्यू में 70 मार्क्स मिले थे और मेरी आरएस 2021 में रैंक 773 है और आरएस 2023 में मेरी 784th रैंक है। तो आज मैं आरएस 2021 का जो मेरा इंटरव्यू था उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा इंटरव्यू 26 अक्टूबर को शेड्यूल था और मुझे मंजू मैम का बोर्ड अलॉट हुआ था और मेरा जो नंबर था वो सेकंड लास्ट था। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको लाइब्रेरी में बिठाया जाता है। फिर मेरा भी उसके बाद नंबर आया और वो वाला मेरा बोर्ड था जिसमें कमरा खुलते ही आपको बोर्ड मेंबर नज़र आ जाते हैं। तो जैसे ही कमरा खुला मैंने पहले चेयरपर्सन को ग्रीट किया, फिर एक्सपर्ट्स को ग्रीट किया। उन्होंने मुझे फिर बैठने के लिए कहा। इसके बाद मंजू मैम ने इंटरव्यू स्टार्ट किया। उन्होंने पहले मेरी जो क्वालिफ़िकेशन थी वो पढ़ी कि आपने 10th यहाँ से की, 12th यहाँ से की, फिर आपने बीएससी की और फिर जेआरएफ भी, फिर आपने एमए कर ली हिस्ट्री में, फिर आपने जेआरएफ कर ली। तो नेचुरली एक क्वेश्चन ये था उनका कि आपने एमएससी क्यों नहीं की। और जब मैंने इसका आंसर दिया फिर उन्होंने बताया कि अच्छा ठीक है, फिर हिस्ट्री ही क्यों ली। तो मैंने उनका भी आंसर दिया कि मुझे कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद था। फिर हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से ही इंटरव्यू चालू हो रहा था तो इसी दिशा में इंटरव्यू मुड़ गया। और उसी समय जो एनसीईआरटीज़ में चैप्टर रिमूवल की न्यूज़ भी काफ़ी चर्चा में चल रही थी। इसके अलावा जो नाम था इंडिया वर्सेस भारत वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो प्रश्न इस प्रकार चालू हुए कि मैम ने कहा कि बेटा एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हटाए गए हैं उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। उसके बाद उनका दूसरा प्रश्न था कि एक तरफ इंडिया है और दूसरा है भारत, तो इस डिबेट में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। दूसरा, कहाँ कहाँ इंडिया मेंशन है, कहाँ कहाँ भारत मेंशन है। मैंने जब इसका जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि क्या कभी पासपोर्ट देखा है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि नोट देखा है कभी, उसमें कहाँ कहाँ मेंशन होता है और क्या क्या मेंशन होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या मेंशन है इस बारे में। इस प्रकार मैं आंसर देता गया। फिर उनका जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपकी हॉबी क्या है। तो मैंने अपनी हॉबी पहले बताई जो कि फुटबॉल और वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना थी। तो मैम ने फुटबॉल की तरफ ध्यान नहीं दिया और वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज़ की तरफ ही ध्यान दिया। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मुझसे पहले जिनका इंटरव्यू था उनकी फुटबॉल ही हॉबी थी और हम काफ़ी देर हमने, वो बार्सिलोना के फ़ैन थे, मैं रियल मैड्रिड का फ़ैन था, तो हमारा टाइम भी, इसलिए मेरा 7 था उनका 6 था, टाइम भी हमारा ऐसे कट गया इजीली। तो मैम ने फिर सीधा सा बायोडाइवर्सिटी पर ही क्वेश्चन पूछा और पूछा कि अच्छा बायोडाइवर्सिटी होती क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी का रोल क्या है ह्यूमंस के लिए। इस प्रकार मैम ने क्वेश्चन ख़त्म किए और मेंबर 1 जो मेल थे एक्सपर्ट मेंबर, उन्होंने क्वेश्चन किया कि अच्छा आपने अभी फूड चेन की बात की, तो फूड चेन क्या होती है और उसमें टाइगर का क्या रोल है। उसके बाद उनका सेकंड क्वेश्चन था कि अच्छा टाइगर अगर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा एक बार ऐसा भी हुआ था कि सरिस्का जो था वहाँ टाइगर्स ख़त्म हो गए थे, रणथंबोर से फिर टाइगर्स लाए गए थे, तो बताओ उस टाइम क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। और फिर उनका अगला क्वेश्चन था कि जो टाइगर्स होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। और उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि जो टाइगर का प्रे होता है उससे रिलेटेड एक वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, मगर क्योंकि मैं क्वेश्चन उनका समझ नहीं पाया तो मैंने उनसे एक सॉरी बोला और कहा कि सर मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद इंटरव्यू का एक सेकंड फेज़ आया कि जब उन्होंने बोला अच्छा बताओ शुद्ध के लिए युद्ध क्या होता है और ये कब स्टार्ट किया गया, क्यों होता है और क्यों ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही किया जाता है, जैसे वीकली और एग्जैक्टा हमेशा क्यों नहीं करते हैं। इसके बाद उनका सवाल था कि सिंथेटिक मिल्क क्या होता है और फिर उन्होंने पूछा अडल्ट्रेशन क्या होता है मिल्क में, किस किस चीज़ से आप अडल्ट्रेट करते हैं और उसका क्या क्या इम्पैक्ट आता है बॉडी पे। A2 मिल्क के बारे में उन्होंने सवाल किया। उन्होंने फिर कहा कि गाय की ब्रीड्स के नाम बताओ, तो मैं पहले फॉरेन और इंडियन ब्रीड्स बता रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं राजस्थान की ब्रीड्स के नाम बताओ। राजस्थान की ब्रीड्स के जब मैं नाम बता चुका था तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि बताओ कौन सी जो नस्ल है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है। जब मैंने इसका आंसर दे दिया तो जो थर्ड मेंबर थे उनकी तरफ इशारा किया गया, वो भी मेल एक्सपर्ट थे, वो भी मेल थे। उन्होंने एक इंटरव्यू अलग दिशा में लिया।
उनका जो पहला और इन मेंबर्स के जो क्वेश्चन थे जनरली मैंने जो मॉक्स दिए थे हमारे फ्रेंड्स के सर्कल के साथ ही वही थे। तो सर ने पूछा कि बताओ इंडिया में कौन कौन से रिलीजन का जन्म हुआ है। मैंने आंसर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा ये जो सभी रिलीजन आपने नाम लिए उनमें सब में एक बेसिक क्वालिटी क्या है जो सब में सेम है, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। उसके बाद उन्होंने पूछा अच्छा एक कॉन्सेप्ट होता है पुनर्जन्म का, वो एक्सप्लेन करो। फिर उन्होंने पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में, बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म में क्या होता है इसको एक्सप्लेन करवाया ना, इसका क्वेश्चन पूछा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आत्मा का क्या कॉन्सेप्ट है, गॉड का क्या कॉन्सेप्ट है इन तीनों रिलीजन में। तो मैंने इन सभी के आंसर दिए। फिर उन्होंने पूछा कि बताओ और कौन सा ऐसा वर्ल्ड में रीजन है जहाँ रिलीजन्स की उत्पत्ति हुई है। मैंने पेनिनसुला का एक नाम लिया, अरेबियन जो पेनिनसुला है। अच्छा उन्होंने पूछा कौन कौन से रिलीजन है, तो मैंने रिलीजन्स बताया। और लास्ट में जो 19th सेंचुरी में एक भाईज़्म है उसका उदय हुआ था, तो मैंने वो भी नाम लिया। तो उन्होंने एक सभी बोर्ड मेंबर के फेस पे एक हल्की सी स्माइल आई थी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ वहाँ के रिलीजन और जो इंडिया के रिलीजन है उनमें डिफरेंस क्या है और क्या ज्योग्राफी भी इसे इम्पैक्ट करती है। तो मैंने उसका भी आंसर दिया। और इन सब की अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ क्या है रिलीजन की ये भी गिनाऊँ, तो मैंने ये सभी क्वालिटीज़ गिनाई। इसके बाद जो 4th मेंबर थी, लेडी थी वो एक्सपर्ट, उनकी तरफ इंटरव्यू चला गया। उन्होंने पूछा कि बताओ फूड प्रोसेसिंग क्या होती है। फूड प्रोसेसिंग मैंने समझाया। उन्होंने बताया अभी जो मौसम है उसके हिसाब से एक एग्जांपल देके समझाओ कि इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क करेगी, कैसे होती है। और उनका अगला सवाल ये था कि आपका जो SDM अगर आप बन जाते हैं तो आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे। मैंने उसका भी जवाब दिया। फिर उनका एक क्वेश्चन था अच्छा आपने हिस्ट्री भी ले रखी है तो बताओ हिस्ट्री में हम साइंस का यूज़ कैसे कैसे करते हैं। इस सवाल के बाद उन्होंने कहा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्ट्री का यूज़ कैसे करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में साइंस का यूज़ कैसे करते हैं। ये सभी जब मैंने जवाब दे दिए उसके बाद बोर्ड मेंबर्स ने कहा कि आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ है, आप जा सकते हैं। और जब मैं उठ रहा था तो बोर्ड मेंबर्स ने मुझे बेस्ट ऑफ लक कहा और इस प्रकार मेरा इंटरव्यू समाप्त हुआ। तो क्योंकि मुझे इस इंटरव्यू में 70 मार्क्स मिले थे जो कि अबव एवरेज मार्क्स हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस इंटरव्यू के दौरान कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऐसी की जिससे मेरा ये स्कोर अच्छा आ पाया। मेनली तो मैं आपको बताऊंगा कि पहला जो मैंने इससे ACF का भी इंटरव्यू दिया है और वो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा था, उसमें मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। तो एक तो वो मुझ में झील थी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। इसके बाद मैंने अपने जो मेरे सर हैं मिश्रा सर, मेरा जो फ्रेंड है मणिराज जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अभी, और जो मेरे और सारे फ्रेंड्स हैं उनके सामने मैंने 15 से 20 मॉक्स दिए हैं। इसी के साथ मैंने उसी समय असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती आई हुई थी, तो उसमें मेरे फ्रेंड्स जो इंटरव्यू दे रहे थे उनका मैंने मॉक भी लिया है। तो मैंने इंटरव्यू दिए भी हैं और साथ ही साथ मैंने इंटरव्यू लिए भी हैं। तो उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो मेरा एक्सप्रेशन था वो काफ़ी हद तक उसमें सुधार आया। और जब आप मॉक इंटरव्यू लेते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करके पूछा जाना चाहिए स्टूडेंट को, और हम ये भी समझ पाते हैं कि किस तरीके से बोर्ड मेंबर पूछेंगे सवाल। तो मुझे लगता है मॉक इतने सारे देना और इतने सारे मॉक लेना, इन दोनों से मैं काफ़ी अच्छा वहाँ परफॉर्म कर पाया और बाकी ईश्वर की तो कृपा रही है। तो आशा करता हूँ कि मेरे जो ये पॉइंट्स है और मेरा जो ये ट्रांसक्रिप्ट है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, और जो अपकमिंग इंटरव्यूज़ है RAS के और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग इंटरव्यूज़ टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।